नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और आइए नया करते हैं शुरुआत 1 और 11 की। 1 और 11 में सबसे पहले रुक करेंगे 100 खबरों का। आज विश्व भारती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी करेंगे छात्रों को संबोधित। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी शामिल। विश्व भारती के आम्रकुंज में समारोह का आयोजन, 2000 से ज्यादा छात्रों को दी जाएगी डिग्री। बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज अमित शाह जाएंगे नेशनल लाइब्रेरी, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 1 बजे अमित शाह एक रैली को करेंगे संबोधित। इसके बाद साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। उन्नाव में मारी गई 2 लड़कियों का आज अंतिम संस्कार, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। यूपी के सीएम योगी ने डीजीपी से उन्नाव मामले की मांगी रिपोर्ट, घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। उन्नाव मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार की निंदा की, कहा यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। उन्नाव केस में एससी कमीशन ने यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजा नोटिस, पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। कानपुर के अस्पताल में भर्ती उन्नाव पीड़िता को देखने के लिए मां पहुंची अस्पताल, अभी तक बोलने की स्थिति में नहीं है पीड़िता। शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 3 लश्कर के आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। बड़गाम में आतंकियों से मुठभेड़, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद, एक घायल। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प पर चीन का बड़ा कबूलनामा, सेना के अफसरों समेत 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। पहली बार चीन ने आधिकारिक तौर पर माना कि जून 2020 में हुई भारतीय सेना के साथ झड़प में मारे गए थे चीनी सैनिक। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा, दिल्ली में 90 रुपए 19 पैसे हुए पेट्रोल के दाम। डीजल के दामों में प्रति लीटर 33 पैसे का इजाफा, 80 रुपए 60 पैसे डीजल के दाम। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, डीजल 88 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 87 रुपए 67 पैसे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से किया सवाल, क्यों नहीं उठाते तेल के दाम का मुद्दा, फिल्म शूटिंग रोकने की धमकी। महाराष्ट्र में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना केसेस, एक दिन में मिले 5427 नए मरीज, इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की आपात बैठक, लोगों को जरूरी एहतियात बरतने को कहा। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर कहा तबीयत ठीक, डॉक्टर से ले रहा हूं सलाह। बढ़ते कोरोना के बीच बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, होम क्वारंटीन हुए व्यक्ति के हाथ पर लगेगी मुहर, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। शादी या सार्वजनिक उत्सव में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, लोकल में बिना मास्क के चलने वालों पर निगरानी के लिए 300 मार्शल होंगे तैनात। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 736 नए केस, 5 से ज्यादा केसेस वाली बिल्डिंग को सील किया जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना के नए मामले को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान, शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। यवतमाल में 28 फरवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे के बाद 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। यवतमाल में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी 28 फरवरी तक बंद रहेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से होगा पालन। अकोला में भी 9वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया, शादी विवाह को रात 10 बजे तक खत्म करना होगा। कोरोना वैक्सीन के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवाई, समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन रहे मौजूद। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आयुर्वेद में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा अब पूरे विश्व में। देश में कोरोना के 13,100 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 1 करोड़ 9 लाख के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना से 1,56,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। कृषि कानून पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा समय नष्ट करके मोदी सरकार अन्नदाता को तोड़ना चाहती है।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ और अक्षय को दी धमकी, कहा तेल कीमतों पर क्यों नहीं बोलते, महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे शूटिंग। नाना पटोले पर फडणवीस का पलटवार, कहा शूटिंग से कोई नहीं रोक सकता, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं टिप्पणी। केरल में बीजेपी को मिलने जा रहा है बड़ा चेहरा, 21 फरवरी को विजय यात्रा के दौरान शामिल होंगे मेट्रोमैन ई श्रीधरन, थामेंगे कमल। पुडुचेरी में 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक बहुमत परीक्षण के आदेश, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा। गुजरात निकाय चुनाव में अस्पताल से ही सीएम रूपाणी ने किया प्रचार, लोगों से विकास के लिए वोट करने को कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज जाएंगे प्रयागराज, माघ मेले में संगम तट पर करेंगे पूजा। लालू यादव की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई, दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ से ज्यादा पैसे निकालने का मामला। बिहार में एलजेपी में बड़ी टूट, जेडीयू में शामिल हुए 208 नेताओं के साथ केशव सिंह। जेडीयू में शामिल होने वाले नेताओं पर एलजेपी भड़की, कहा जेडीयू को मुबारक हो, बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार। आज से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का बजट सत्र, 22 फरवरी को पेश होगा बजट, 24 मार्च तक चलेगा सत्र। पटना में ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए तेजस्वी यादव, किसानों की मौत को लेकर दिया प्रस्ताव। पीएम मोदी का दक्षिण के राज्यों का प्लान तैयार, 27 फरवरी को केरल और 1 मार्च को जाएंगे तमिलनाडु। आज है छत्रपति शिवाजी की जयंती, पीएम मोदी ने किया नमन, लिखा शिवाजी के अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, 20 फरवरी को शहर बंद को लेकर बुलाई गई थी मीटिंग। टूलकिट मामले में दिशा रवि की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, टूलकिट मामले पर एफआईआर को मीडिया में सार्वजनिक करने के खिलाफ है याचिका। अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए किसान आंदोलन की तर्ज पर हो प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने एसोसिएट सदस्यों के साथ की बैठक, 5 में से 2 सदस्यों ने लिया हिस्सा। 26 जनवरी हिंसा के कई वीडियो का नेशनल फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स के जरिए आकलन होगा, फेस एनालिसिस के जरिए पहचाना जा रहा है चेहरा। चमोली हादसे में अब तक 59 शव बरामद, जोशीमठ थाने में 204 लोगों की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज। पुणे से सटे जुन्नर में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की मौत, कैमरे में कैद हुआ ये वाकया। सोनभद्र में पति पत्नी के बीच विवाद खूनी अंजाम तक पहुंचा, पत्नी की गई जान। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पठानकोट में चुनाव में हारने वाले पार्षद प्रत्याशी के घर पर हमले की कोशिश, लोगों ने बदमाशों की जमकर की पिटाई। बिहार के हाजीपुर में चुनावी रंजिश में हत्या, पैक्स चुनाव में हार मिलने पर वारदात को दिया अंजाम। नोएडा के सेक्टर 10 में एक कंपनी में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई की हत्या, गला घोंटकर वारदात की आशंका। मुंबई में ग्राहक बनकर सोने का बॉक्स लेकर भागने वाले 2 गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद बाइक भी बरामद। कन्नौज में 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला सामने आया, पुलिस ने कुछ ही घंटों में बच्चों को बचाया। बिहार के सहरसा में 3 अपराधी गिरफ्तार, पिस्तौल के साथ 3 मोबाइल भी बरामद। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से अपील, राम मंदिर के लिए सोने चांदी का ना करें दान। और अब से कुछ ही देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी बाबा रामदेव की, जिसमें नितिन गडकरी भी शिरकत कर रहे थे। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह उनके साथ मौजूद है, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। ओम ओम मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। शुक्रिया नेहा। यहीं पर अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज राहत थी ज्यादा कि जितने सवाल आप लोगों पर उठे थे, आज आप वो सर्टिफिकेट लेकर आए कि जिसको जिसको संशय था ये देख लो, या फिर आज खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान से पहली कोरोना की दवाई आई। आज पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है जी। वो एक इतिहास, और आज एक नया इतिहास बन रहा है कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवाई या पहली दवाई, माने एलोपैथी में
वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन। और हमने कोरोना से प्रिवेंशन भी किया है, ट्रीटमेंट भी किया है, और जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं, कि कोरोना से लोगों के लंग के अंदर लिम्स हो रहे हैं, लंग फाइब्रोसिस हो रहे हैं, लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, लोग जो है लड़खड़ा करके चल रहे हैं, उनको हमने खड़ा किया है। और बड़ी बात है कि हम योग आयुर्वेद को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। और श्रद्धेय आचार्य श्री भी हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि आज ये पूरा करने का जो पुरुषार्थ है उसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और जो आपने कहा, मैं उसको एक ही वाक्य में समेटूंगा कि कुछ लोगों को अपनी निजता से नफरत की फितरत है। श्वेता जी, आपने तो बहुत देखा है, और अलग अलग क्षेत्र हैं उसके, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जहां देखो वहीं पर कुछ लोग एक अराजकता सा माहौल बना देते हैं। मुझ पर पिछले 3 दशकों से कितने प्रश्न उठे हैं, जब मैंने कहा था कि बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं आप क्योर कर सकते हो। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर सकते हैं, बीपी की दवाएं बंद करने के बाद बीपी के पेशेंट वो अपने आप को जैसे एक सामान्य व्यक्ति जी सकता है ऐसी जिंदगी जी सकते हैं। पहली बार हमने थायराइड की भी थायराइड ग्रिड बना दी है, बीपी के लिए बीपी ग्रिड, और मुक्तावटी पहले से ही थी हमारी मधुनाश ने मधु ग्रिड। माने खाली ये एक कोरोनिल की बात नहीं है, हमने अर्थराइटिस के 18 दिन के अंदर कार्टिलेज को वापस रिजुविनेट कर दिया। उसके लिए हमने ये ऑर्थोग्रिड और जो है ये पेडानिल अलग से बनाई है। हमने जब आज से करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डेंगुलिन हमने बनाई, लेकिन अब सारे सर्टिफिकेशंस के साथ अब ये हमारे पास में 200-250 से ज्यादा रिसर्च पेपर है। अकेले कोरोना के ऊपर 25 रिसर्च पेपर है। और इस सबको करके मैं ये कह सकता हूं कि अब कोई दुनिया में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता हमारे योग आयुर्वेद पर, ऋषियों के ज्ञान पर, जो पूरी दुनिया के लिए वरदान है। क्या अभी तक दुनिया के बाकी देश, आचार्य जी, चाह रहे हैं कि कोरोनिल का इस्तेमाल करें, या अब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो आपके सामने आएंगे, आपको उम्मीद है? पहले से भी लोग प्रयोग कर रहे थे, पर जब DCGI से अप्रूवल मिलने के बाद में, ये WHO GMP के तहत जब हमको परमिशन मिल जाता है, तो 154 कंट्री के लिए ये अप्रूवल हमको मिल गया है। अभी 154 कंट्री जो है वो ऑफिशियली वो इंपोर्ट कर सकते हैं या हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर ये कैसे क्लिनिकल ट्रायल कैसे किए हैं? क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम लोगों ने जो प्लासिबो बेस्ड डबल ब्लाइंड जैसे ग्रुप बनाया गया, एक को जो है आर्टिफिशियल औषधि, एक ग्रुप को मेडिसिन दे करके हमने उसका इफेक्ट को मेजर किया कि ये कितना काम कर रहा है, ये औषधि काम कर रही है या नेचुरली वो हील हो रहा है या फिर और कुछ है। तो वो इस तरह से प्लासिबो बेस्ड जो है डबल ब्लाइंड 2 ग्रुप बना करके रिसर्च किया जाता है, हम लोगों ने वो किया। उसमें पिछली बार नहीं हुआ था क्या? पूरा जो प्रोटोकॉल है श्वेता जी, उसके अंदर इन विट्रो होता है, इन विवो होता है, एनिमल ट्रायल होता है, माने सेल एंड ट्रायल से लेकर के ह्यूमन जो है एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी, और जो प्री एंड पोस्ट, माने अभी कोरोना के बाद भी लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की एंजाइटी और सब चीज, उनके ऊपर भी हमने माने एक कोरोना से लेकर के, इसलिए मैंने कि बड़ी लकीर खींची। आज केवल कोरोनिल की विजय का ही दिन नहीं है, आज खाली एक कोरोना की पहली दवाई बनाने का जो हमें भगवान ने सौभाग्य दिया या हमें अवसर दिया, हमें इस देश की सेवा के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया, इतनी बात नहीं है। बात यह है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया जिस सस्टेनेबल हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, और 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है नेचुरल फूड, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल लाइफस्टाइल की ओर आना चाहती है, तो उस दिशा में यह आज का दिन ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। और इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री जो WHO की आज चेयरमैन है, माने ये भी एक गौरव की बात है कि उसकी उनके साथ में करने का मतलब ये था कि लोग रोज तरह तरह की बकवास करते थे, योग में क्या दम है, आयुर्वेद में क्या दम है। हुआ था पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार भी जब आप लोग सामने आए थे और उसके बाद से बहुत लोगों ने प्रयोग भी किया है कोरोनिल का, ऐसा नहीं है कि उसके पूरे विवाद के बाद लोगों ने अपने पूरी फैमिली की 10, 20, 50 लेकिन लोग पिछली बार हुआ क्या?
जिस वजह से पिछली बार जो रहा, क्योंकि देखिए कोई भी रिसर्च जब होता है तो रिसर्च जो जर्नल्स में पब्लिश होने में, डाटा पब्लिश होने में, क्योंकि रिव्यू होता है, जिस तरह से रिसर्च करने की एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरह से जो रिसर्च को पब्लिश होने में एक लंबी प्रक्रिया है। वो पेपर्स जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी किसी जर्नल में पब्लिश नहीं थे उस समय तक। अभी हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। वो एविडेंसेस और वो तो हम पहले भी कर चुके थे, पर कुछ और भी काम था, जैसे टॉक्सिकोलॉजी वगैरह का, फार्माकोलॉजी का, इसके बाद में जो यूज किए हैं तो आफ्टर इफेक्ट क्या होता है उस लेवल का, वो भी सारे काम, यानी छोटी छोटी भी जो चीजें थी वो भी हमने पूरी कर दिया। और पिछली बार की जो एक क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि आपने जो लाइसेंस ले रखा है ड्रग का, वो इम्यूनिटी बूस्टर लिया हुआ है, आप क्लेम कर रहे हैं कि कोरोना में लाभ होता है, और अब हमने अपने लाइसेंस में भी करेक्ट कर दिया है कि ये कोरोना के लिए लाभकारी के रूप में वो ऐड हो गया है लाइसेंस में। ये बड़ी विजय है। और पहले प्रश्न उठाया था आयुष मंत्रालय ने, अब अप्रूवल दे दिया है आयुष मंत्रालय। अभी देखो इसमें दो बातें हैं, आम आदमी की भाषा में बोले तो, जब हमने कोरोनिल बनाई थी उस समय तक उसका हमें लाइसेंस लेना था पहले तो। अब लाइसेंस में जब तक पूरे रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करने से लेकर के पूरे रिसर्च के पेपर्स हम गवर्नमेंट को दे दें और उसकी पूरी जांच पड़ताल करके जो भी उनको अपना सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए था वो सब करने के बाद उसमें पहले इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर उसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा था। अब कोरोना की दवाई के रूप में भी उसको लाइसेंस दे दिया है। बस ये आज का एक कोरोनिल के संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि है। स्वामी जी, क्या ऐसा लगता है कि अगर शायद ये एक एलोपैथिक दवाई होती जो किसी ने बनाई होती तो उसे उतने सवालों का सामना नहीं करना पड़ता? सवाल तो वहां पर भी उठे हैं जो हिंदुस्तान में बने। जी, वैक्सीन को लेकर के कितने सवाल उठे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम ही है सवाल उठाना। और भारत में तो पूरी जमात, एक पूरा गैंग, मैं उनको बोलता हूं ड्रग माफिया, मैं बोलता हूं मेडिकल टेररिज्म और मेडिकल पूरी अनार्की, वो पूरा हेल्थ अनार्की, हेल्थ टेररिज्म इस देश में फ्लोट करना चाहते हैं। तो वो जो पूरा एक गैंग है जिनको अपनी मनकाना निजता से नफरत है और जिनकी यारी है विदेशी कंपनियों के साथ, जो पूरी एक लॉबिंग चलती है वर्ल्ड में, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक आर्थिक व्यापार इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर के उपचार और उपकार की भावना से इसको तैयार किया। आपको पता है, आप तो पूरे देश में घूमी हो श्वेता जी, जब हमने स्वासारी और कोरोनिल अणु तेल की पूरी एक किट जो है 535 रुपए में लॉन्च की थी, 5,000 रुपए ब्लैक तक में बिकी है। हम इसको 5,000 रुपए कॉस्ट भी रख सकते थे तो अभी तक पतंजलि के कम से कम 5-10 हजार करोड़ रुपए सीधे हो गए होते। देश में अवैध बंदूकों के लिए यूपी, बिहार की कई जगह बदनाम है, लेकिन पूरे देश में बंगाल एक ऐसी जगह है जहां बम कल्चर दिखता है। सवाल यह है कि बंगाल में ये बम बारूद आता कहां से? हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जमीनी पड़ताल की है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। घर में फेंकेगा ना, घर साथ उड़ा देगा। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग? हाँ, माल काटना है तो अभी से माल काट लीजिए। इलेक्शन का टाइम में देखिए माल का रेट बढ़ेगा, माल ठीक ठाक नहीं होगा। और लोग भी डिमांड कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत डिमांड होगा। अभी इस साल में तो दोनों पार्टी एकदम कड़क लाएगा। दोनों पार्टी का ही माल अभी चल रहा है। आ गया आप लोगों तक ऑर्डर? आ गया? हजार सभी चाहिए। बंगाल में बम के इन डीलर्स की एक एक बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन बातों में बंगाल का वो विस्फोटक सच है जो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आपके सामने लेकर आई है। फटेगा ना, बहुत धमाका आवाज होगा और बहुत तेज होगा। ये टोटल कितना पीस है? 20 पीस।
20 है ना, 20 बम? 20। हाँ 20। हम लोग टिफिन बॉक्स में भी माल बना के लैंड माइन कर दिया। कहाँ? वो मेदिनीपुर लैंड माइनिंग मतलब जमीन के नीचे डाल दिया? जमीन के नीचे। किसके लिए? मेदिनीपुर में ये हाँ तो का इलेक्शन के टाइम? इलेक्शन के टाइम में माओवादी जब काम करता था लैंड माइन पड़ल, कुछ हम भी माल दिया था। ये वो लोग हैं जो बंगाल में खुद बम की चलती फिरती फैक्ट्री हैं और जिनका बम वाला धंधा बंगाल में कभी मंदा नहीं होता। हम नॉर्थ 24 परगना में ऐसे ही एक शख्स तक पहुंचे। 20। मैंने आपको ऑर्डर दे दिया तो 100 पीस कितने दिनों में मिल जाएगा? 4 दिन में। 4 दिन में? हाँ। मुझे उसमें बारूद ज्यादा चाहिए। हाँ बस हो गया ना। बड़ा जर्दा वाला डब्बा देखा? हाँ? जर्दा वाला डब्बा देखा? बड़ा? हाँ। बड़ा? हाँ। इतना बड़ा? हाँ। इतना बड़ा। वो बनाने से कम इतना बड़ा होगा। बनाने से इतना बड़ा होगा। अच्छा, बारूद उसमें ज्यादा बढ़ गया ना कि ज्यादा फटे? हाँ। आप आइए मंगल का, आइए आपका सैंपल देखा देगा। 100 पीस बम का ऑर्डर सिर्फ 4 दिन में तैयार, और बम भी ऐसा कि कोई दिवाली के पटाखे नहीं, जान लेने वाला, मकान तक उड़ा देने वाला। आपका ये घर में फेंकेगा ना, ये घर साफ उड़ा देगा। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग? हाँ। वो लगा था नट बोल्ट किलो वाले बम, कितना भी खतरनाक बम चाहिए वो बनकर मिल जाएगा। कितने भी बम का ऑर्डर दीजिए वो भी मिल जाएगा। सैंपल देखिए, ऑर्डर दीजिए। फटेगा ना, बहुत धमाका आवाज होगा और बहुत तेज। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आप सभी युवा साथियों को, माता पिता को, गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर, कौन दूर शताब्देर, कौन एक अख्यात दिवसे, नाही जानी आजी, नाही जानी आजी। मराठार कौन, शोयले एरंडेर, अंधकारे बसे। हे राजा शिवाजी, तब भाल उद्यासियाए भावना, तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी। एक धर्म राज्य पाशे, एक धर्म राज्य पाशे, खंड छिन्न विक्षिप्त भारत, बंधे दिव आमी। यानी एक शताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन, मैं उस दिन को आज नहीं जानता, किसी पर्वत की ऊंची चोटी से, किसी घने वन में, ओ राजा शिवाजी, क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोशनी की तरह आया था? क्या ये विचार आया था कि छिन्न भिन्न इस देश की धरती को एक सूत्र में पिरोना है?
क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित करना है? इन पंक्तियों में छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एकता, अखंडितता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। यही तो टैगोर का हमें संदेश है। साथियों, आप सिर्फ एक विश्वविद्यालय का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा के वाहक भी है। गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दिया। उन्होंने कहा था, विश्व भारती acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her base culture and India's right to accept from others their best. गुरुदेव की विश्व भारती से अपेक्षा थी कि यहां जो सीखने आएगा वो पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता की दृष्टि से देखेगा। गुरुदेव का ये मॉडल ब्रह्म, त्याग और आनंद के मूल्यों से प्रेरित था। इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की समृद्ध धरोहर को आत्मसात करे, उस पर शोध करे और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। ये संस्कार में पूर्व में यहां से निकले छात्र छात्राओं में भी हमें दिखता है और आपसे भी देश की यही अपेक्षा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली, ज्ञान परोसने वाली एक संस्था मात्र नहीं थी। ये एक प्रयास है भारतीय संस्कृति के शीर्षस्थ लक्ष्य तक पहुंचने का, जिसे हम कहते हैं स्वयं को प्राप्त करना। जब आप अपने कैंपस में बुधवार उपासना के लिए जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करते हैं। जब आप गुरुदेव द्वारा शुरू किए गए समारोह में जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त होता है। जब गुरुदेव कहते हैं, आलो अमार आलो ओगो आलो भुवन भारा, तो ये उस प्रकाश के लिए ही आह्वान है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। गुरुदेव टैगोर मानते थे, विविधताएं रहेगी, विचारधाराएं रहेगी, इन सब के साथ ही हमें खुद को भी तलाशना होगा। वो बंगाल के लिए कहते थे, बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फूल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। लेकिन साथ ही वो भारत की विविधता की भी उतना ही गौरवगान बड़े भाव से करते थे। वो कहते थे, हे मोर चित्तो पुण्यो, हे मोर चित्तो पुण्यो, तीर्थे जागो रे धीरे,
ই ভারতের মহামনোবের সাগরো তীরে হেথায় दाराय दबाहु बाराय नमो नरोदे बोतारे। और ये गुरुदेव का ही विशाल विजन था कि शांति निकेतन के खुले आसमान के नीचे वो विश्व मानव को देखते थे। ऐशो कर्मी, ऐशो ज्ञानी, ऐसो जन कल्याणी, ऐशो तपस राजो है, ऐशो है दिशक्ति, संपद मुक्ता बंधो समाज है। हे श्रमिक साथियों, हे जानकार साथियों, हे समाज सेवियों, हे संतों, समाज के सभी जागरूक साथियों, आइए समाज की मुक्ति के लिए मिलकर के प्रयास करें। आपके कैंपस में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले का यह सौभाग्य है कि उसे गुरुदेव का ये विजन मिलता है। साथियों, विश्व भारती तो अपने आप में ज्ञान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नींव ही अनुभव आधारित शिक्षा के लिए रखी गई। ज्ञान की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है। इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको यह भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्ञान, विचार और स्किल स्टैटिक नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है, स्थिर नहीं है, ये जीवंत है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइश भी हमेशा रहेगी, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। लेकिन नॉलेज और पावर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए संयम और संवेदनशील रहना पड़ता है, रहना जरूरी होता है, उसी प्रकार हर विद्वान को, हर जानकार को भी उनके प्रति जिम्मेदार रहना पड़ता है जिनके पास वो शक्ति है। आपका ज्ञान सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज की, देश की, अरे भावी पीढ़ियों की भी वो धरोहर है। आपका ज्ञान, आपकी स्किल एक समाज को, एक राष्ट्र को गौरवान्वित भी कर सकती हैं और वो समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी धकेल सकती है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी ये लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अस्पतालों में डटे रहते हैं, प्रयोगशालाओं में जुटे हुए हैं। ये सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है, मूल बात तो माइंडसेट का है। आप क्या करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्कोप दोनों के लिए है, रास्ते दोनों के लिए ओपन है। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का, ये तय करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम उसी शक्ति, उसी सामर्थ्य, उसी बुद्धि, उसी वैभव को सत्कार्य के लिए लगाएंगे
तो परिणाम एक मिलेगा, दुष्कर्म के लिए लगाएंगे तो परिणाम दूसरा मिलेगा। अगर हम ही सिर्फ अपना हित देखेंगे तो हम हमेशा चारों तरफ मुसीबतें देखते आएंगे, समस्याएं देखते आएंगे, नाराजगी देखते आएंगे, आक्रोश नजर आएगा। लेकिन अगर आप खुद से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉल्यूशन ढूंढने का मन करेगा, सॉल्यूशन नजर आएगा। बुरी शक्तियों में भी आपको अच्छा ढूंढने का, उसमें से अच्छाई का, परिवर्तन का मन करेगा और आप स्थितियां बदलेंगे भी, आप स्वयं भी अपने आप में एक सॉल्यूशन बन करके उभरेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है और निष्ठा मां भारती के प्रति है तो आपका हर निर्णय, आपका हर आचरण, आपका हर कृति किसी न किसी समस्या के समाधान की तरफ ही बढ़ेगा। सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविष्य तय नहीं करती है। हो सकता है आपको किसी फैसले के बाद जैसा सोचा था वैसा परिणाम न मिले, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए। एक युवा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जब कभी हमें फैसला लेने से डर लगने लगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होता है। अगर फैसले लेने का हौसला चला गया तो मान लीजिएगा आपकी युवानी चली गई है, आप युवा नहीं रहे हैं। जब तक भारत के युवा में नया करने का, रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा, तब तक कम से कम मुझे देश की भविष्य की चिंता नहीं है। और मुझे जो देश युवा हो, 130 करोड़ आबादी में इतनी बड़ी तादाद में युवा शक्ति हो, तो मेरा भरोसा और मजबूत हो जाता है, मेरा विश्वास और मजबूत हो जाता है। और इसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो माहौल चाहिए, उसके लिए मैं खुद भी और सरकार भी, इतना ही नहीं, 130 करोड़ का संकल्पों से भरा हुआ, सपनों से लेकर के जीने वाला देश भी आपके समर्थन में खड़ा है। साथियों, विश्व भारती के 100 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर जब मैंने आपसे बात की थी तो उस दौरान भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए आप सभी युवाओं के योगदान का जिक्र किया था। यहां से जाने के बाद जीवन के अगले पड़ाव में आप सभी युवाओं को अनेक तरह के अनुभव मिलेंगे। साथियों, आज जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का हमें गर्व है, वैसे ही मुझे आज धर्मपाल जी की याद आती है। महान गांधीवादी धर्मपाल जी, आज महान गांधीवादी धर्मपाल जी की भी जन्म जयंती है। उनकी एक रचना है, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। आज आपसे बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मन करता है उसका जिक्र मैं जरूर करूं। और बंगाल की धरती, ऊर्जावान धरती के बीच जब बात कर रहा हूं तब तो मेरा स्वाभाविक मन करता है कि मैं जरूर धर्मपाल जी के उस विषय को मैं आपके सामने रखूं। धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने थॉमस मुंद्रो द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय शिक्षा सर्वे का ब्यौरा दिया है। 1820 में हुए, 1820 यानी करीब 200 साल, 1820 में हुए इस शिक्षा सर्वे में कई ऐसी बातें हैं जो हम सबको हैरान भी करती हैं और गौरव से भर देती हैं। उस सर्वे में भारत की साक्षरता दर बहुत ऊंची आंकी गई थी। सर्वे में यह भी लिखा गया था
कि कैसे हर गांव में एक से ज्यादा गुरुकुल थे और जो गांव के मंदिर होते थे वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं, वे शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले एक अत्यंत पवित्र कार्य से भी गांव के मंदिर जुड़े हुए रहते थे। वे भी गुरुकुल की परंपराओं को आगे बढ़ाने में, बल देने में प्रयास करते थे। हर क्षेत्र, हर राज्य में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर क्षेत्र, हर राज्य में तब महाविद्यालयों का बहुत गर्व से देखा जाता था कि कितना बड़ा उनका नेटवर्क था। उच्च शिक्षा के संस्थान भी बहुत बड़ी मात्रा में थे। भारत पर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थोपे जाने से पहले थॉमस मुनरो ने भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ताकत को अनुभव किया था, देखा था। उन्होंने देखा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी वाइब्रेंट है। ये 200 साल पहले की बात है। इसी पुस्तक में विलियम एडम का भी जिक्र है, जिन्होंने ये पाया था कि 1830 में बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा विलेज स्कूल थे, ग्रामीण विद्यालय थे। साथियों, ये बातें मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, कितनी गौरवपूर्ण थी, कैसे हर इंसान तक पहुंची हुई थी और बाद में अंग्रेजों के कालखंड में और उसके बाद के कालखंड में हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गया। गुरुदेव ने विश्व भारती में जो व्यवस्थाएं विकसित की, जो पद्धतियां विकसित की, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने, भारत को आधुनिक बनाने का एक माध्यम थी। अब आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, वो भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देती है। ये शिक्षा नीति आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है। ये शिक्षा नीति एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है। ये शिक्षा नीति रिसर्च को, इनोवेशन को बल देती है, बढ़ावा देती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये शिक्षा नीति भी एक अहम पड़ाव है। देश में एक मजबूत रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों जर्नल्स की फ्री एक्सेस अपने स्कॉलर्स को देने का फैसला किया है। इस साल बजट में भी रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की भी व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी में 6ठी क्लास से ही कारपेंट्री से लेकर कोडिंग तक ऐसे अनेक स्किल सेट्स पढ़ाने की योजना इसमें है, जिन स्किल्स से लड़कियों को दूर रखा जाता था। शिक्षा नीति बनाते समय बेटियों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होने के कारणों को गंभीरता से स्टडी किया गया है। इसलिए
पढ़ाई में निरंतरता, डिग्री कोर्स में एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन हो और हर साल का क्रेडिट मिले, इसकी एक नए प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथियों, बंगाल ने अतीत में भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश को नेतृत्व दिया और ये गौरवपूर्ण बात है। बंगाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली भी रहा है और कर्मस्थली भी रहा है। शताब्दी समारोह में चर्चा के दौरान मैंने इस पर भी विस्तार से अपनी बात रखी थी। आज जब भारत 21वीं सदी की नॉलेज इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तब भी नजरें आप पर है, आप जैसे नौजवानों पर है, बंगाल की ज्ञान संपदा पर है, बंगाल के ऊर्जावान नागरिकों पर है। भारत के ज्ञान और भारत की पहचान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में विश्व भारती की बहुत बड़ी भूमिका है। इस वर्ष हम अपने आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व भारती के प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ से देश को सबसे बड़ा उपहार होगा कि भारत की छवि को और निखारने के लिए हम सब मिलकर के और विशेष करके मेरे नौजवान साथी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। भारत जो है, जो मानवता, जो आत्मीयता, जो विश्व कल्याण की भावना हमारे रक्त के कण कण में है, उसका एहसास बाकी देशों को कराने के, पूरी मानव जात को कराने के लिए विश्व भारती को देश की शिक्षा संस्थाओं का नेतृत्व करना चाहिए। मेरा आग्रह है, अगले 25 वर्षों के विश्व भारती के विद्यार्थी मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए। जब आजादी के 100 साल होंगे, वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का समारोह बनाएगा, तब तक विश्व भारती के 25 सबसे बड़े लक्ष्य क्या होंगे, ये इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे जा सकते हैं। आप अपने गुरुजनों के साथ चिंतन मनन करें, लेकिन कोई न कोई लक्ष्य अवश्य तय करें। आपने अपने क्षेत्र के अनेक गांवों को गोद लिया हुआ है। क्या इसकी शुरुआत हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने से हो सकती है? पूज्य बापू ग्राम राज्य की जो बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। मेरे नौजवान साथियों, गांव के लोग, वहां के शिल्पकार, वहां के किसान, इन्हें आप आत्मनिर्भर बनाइए। इनके उत्पादों को विश्व के बड़े बड़े बाजारों में पहुंचाने की कड़ी बनिए। विश्व भारती तो बोलपुर जिले का मूल आधार है। यहां के आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों में विश्व भारती रचा बसा है, एक जीवंत इकाई है। यहां के लोगों को, समाज को सशक्त करने के साथ ही आपको अपना बृहद दायित्व भी निभाना है। आप अपने हर प्रयास में सफल हो, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलें। जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्व भारती में कदम रखा था और जिन संस्कारों और ज्ञान की संपदा को लेकर आज जब आप विश्व भारती से कदम दुनिया के दहलीज पर रख रहे हैं, तब दुनिया आपसे बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ अपेक्षाएं रखती है। और इस मिट्टी ने आपको संवारा है, आपको संभाला है और आपको विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है।
मानव की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य बना है। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध है, आप संस्कारों से पुलकित हुई आपकी जवानी है। ये आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी, देश के काम आएगी। 21वीं सदी में भारत अपना उचित स्थान प्राप्त करे, इसके लिए आपका सामर्थ्य बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, ये पूरा विश्वास है। और आप ही के बीच में, आप ही का एक सही यात्री होने के नाते मैं आज इस गौरवपूर्ण क्षण में अपने आप को धन्यवाद मानता हूं। और हम सब मिलकर के इस गुरुदेव टैगोर ने जिस पवित्र मिट्टी से हम लोगों को शिक्षित किया है, संस्कारित किया है, हम सब मिलकर आगे बढ़े, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके माता पिता को मेरे प्रणाम, आपके गुरुजनों को प्रणाम, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। को जीएसटी में डाल दिया जाए तो जनता को राहत मिल सकती है। इस पर फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाने पर केंद्र सरकार का अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि जो टैक्स तेल से मिलता है वो पैसा जनता के लिए हाईवे, फ्लाईओवर्स बनाने में खर्च किया जाता है। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी उसको रिस्ट्रक्चर किया। कंज्यूमर को एक नया पैसा ज्यादा देना नहीं पड़ेगा इस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के कारण। जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था उसी को हमने पुनर्रचना करते हुए 2.5 रुपया पेट्रोल में, 4 रुपया डीजल में। हमें तो बेहद खुशी है, पेट्रोलियम सेक्टर से जो कारोबार होके पैसा आमदनी होगी वो सीधा सीधा भारत के किसानों की विकास में ले जाएगी। सिंचाई के लिए खर्चा होगी, वेयरहाउसिंग के लिए खर्चा होगी, कोल्ड स्टोरेज के लिए खर्चा होगी। एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मार्केट मैकेनिज्म बनाने के लिए सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उस कामों में के लिए इसको खर्चा किया जाएगा।